नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण के प्रभाव और इसके नियंत्रणों के उपायों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। वायु प्रदूषण के प्रभाव, क्या इफ़ेक्ट इसके पड़ते हैं मानव जीवन पर, पर्यावरण पर, जीवों पर। वायु प्रदूषण के प्रभाव विभिन्न प्रकार से होते हैं। इसके प्रभाव क्षेत्र स्थानीय, क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी होता है। यह मानव, जीव जंतुओं, वनस्पति, जलवायु आदि सभी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण वर्तमान युग की औद्योगिक एवं तकनीकी सभ्यता की एक देन है, जो न केवल पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित कर विभिन्न हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अपितु मानव, जीव, वनस्पति समुदाय के लिए संकट का कारण बनता जा रहा है। महानगरों की दमघोटू हवा मानव स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए एक संकट बनती जा रही है। अम्ल वर्षा का प्रभाव मृदा की गुणवत्ता, वनस्पति और पशुओं पर पड़ रहा है, जिसके उपयोग से मानव का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। तो पहला जो प्रभाव है वह है मानव पर, इफेक्ट ऑन मैन, ह्यूमन बीइंग। मानव स्वास्थ्य को वायुमंडलीय प्रदूषण विभिन्न मात्रा में विपरीत रूप से प्रभावित करता है। इससे मृत्यु में बढ़ोतरी होती है, रोगों की संभावना अधिक होती है तथा अत्यधिक श्वास संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक श्वसन क्रिया के लिए शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किंतु वायु में अशुद्धि है तो दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ना निश्चित है, क्योंकि श्वास के साथ ग्रहण की गई वायु में उपस्थित हानिकारक कणिकाएँ श्वास लेने के साथ ही फेफड़ों और रक्त के साथ मिलकर विभिन्न रोग फैलाती हैं। प्रदूषित वायु से ब्रोंकाइटिस, विरेनियोसिस, घुटन, मानसिक थकावट, अनिद्रा, बेचैनी, धीमी हृदय क्रिया, सिर दर्द, टॉन्सिल, त्वचा रोग, गले का दर्द, निमोनिया, अस्थमा, टीबी, नज़ला आदि रोग हो जाते हैं। तो ये सभी वायु जनित, वायु प्रदूषित वायु की वजह से होने वाले रोग हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में धूम और कोहरा, स्मोक एंड फॉग मुख्यतः उद्योगों एवं परिवहन की अधिकता वाले नगरों पर छा जाता है। इससे सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का अंश मिश्रित रहता है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि मौत का कारण बन जाता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि रोग हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में एम्फाइसीमा नामक प्राणलेवा बीमारी हो जाती है, जिसमें वायु में 0.001% कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हो। उसमें अधिक देर तक रहने से बेहोशी, कोमा के अलावा श्वास भी थम सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में के हीमोग्लोबिन से लंबे समय तक चिपका रहे तो उसके जम जाने से रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। अनेक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे बेंजीन और फार्मोहाइड जैसे विषैले कण सीसा, कैडमियम विकारों, प्रजनन संबंधी समस्याओं तथा कैंसर को जन्म देते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित शीशे के कण शरीर में पहुंचकर यकृत, आहार नाल आदि को क्षति पहुंचाते हैं और हड्डियों को गलाना शुरू कर देते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के अनुसार प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण केवल दिल्ली में लगभग 10,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष मौत के ग्रास में बन जाते हैं। तो ये दिल्ली जैसे और भी, चाहे कलकत्ता है, बॉम्बे है, जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा अधिक है, तो ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ वायु प्रदूषण से जन्म देती हैं और ये मानव पर प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों पर विशेष प्रभाव। शुरुआती वर्षों में बच्चों का सर्वांगीण विकास तेजी गति से होता है। पहले 2 वर्षों में फेफड़े बढ़ते हैं, जिससे उनकी अवशोषण क्षमता भी बढ़ती जाती है। ऐसे में अधिक मात्रा में वायु प्रदूषक तत्व फेफड़ों के अंदर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की 1993-95 की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों के बच्चे भारी प्रदूषण के खतरे से घिरे हुए हैं। भारत में नई दिल्ली स्थित कलावती शरण शिशु अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों में श्वसन रोगों से शिकार बच्चों की संख्या में तेज़ी से बढ़ी है। ब्रांकियल अस्थमा के बच्चों की संख्या तेज़ी से बढ़कर लगभग दुगनी हो गई है।
लगभग 80% बच्चों की मृत्यु का कारण प्रदूषण से फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। भारत जैसे देशों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। विशेषकर 10 माइक्रॉन्स पीएम के कणों वाली हवा में सांस ले रहे बच्चों में 45% खतरे की संभावना ज़्यादा है। मासूम बचपन जीवनदायिनी सांस के साथ लगातार अंदर जहर इकट्ठा कर रहा है। वायु प्रदूषण द्वारा वर्तमान समाज बच्चों के वायु प्रदूषकों के तोहफों के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। वर्तमान विश्व में जैसे जैसे प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है, उससे फैलने वाली बीमारियों मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव प्रदूषण की मात्रा सघनता पर निर्भर करता है। प्रारंभ में इसका प्रभाव महसूस नहीं होता, परंतु धीरे धीरे रोगों का रूप धारण कर मृत्यु का कारण बन जाता है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि दिल्ली में जब फॉग बढ़ जाता है, प्रदूषण की वजह से कोहरा छा जाता है, तो स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है। मास्क लगाना ज़रूरी है। यदि वहाँ पर एक आदमी कुछ समय के लिए यदि रोड पर या चौराहे पे खड़ा हो जाता है, तो उसके कपड़े तक ब्लैक हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है वनस्पति पर प्रभाव। वायु प्रदूषण से वनस्पति पर भी दुष्प्रभाव होता है। हवा में खुली विषैली गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा, धूम, कोहरा आदि पौधों की विभिन्न क्रियाओं पर घातक प्रभाव डालते हैं। कुछ पौधे प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वायुमंडल में अत्यधिक प्रदूषण होने पर पौधों को सूर्य का प्रकाश बहुत कम मिल पाता है, जिससे उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पौधों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलने से उनकी वृद्धि रुक जाती है और कालांतर में उनकी मृत्यु हो जाती है या सूख जाते हैं। धूम कोहरे के क्षेत्रों में पौधों का विकास बहुत कम हो पाता है। मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से पौधे की पत्तियां का गिरना, पत्तियों का आकार छोटा होना, फलों का अपरिपक्व अवस्था में गिर जाना आदि प्रभाव पड़ते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टों के आसपास चिमनियों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड से आम की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। चिप्स, पाउडर, रोड़ी बनाने वाले जैसे उद्योगों के सूक्ष्म कण हवा में साथ प्रवाहित होकर पौधों की पत्तियों पर जम जाते हैं, जिनसे उसकी चिकनी सतह नष्ट हो जाती है तथा वे पत्तियों में पर्णरंध्रों को अवरुद्ध कर देती है। इससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण अनेक रोगों, कीड़ों, सूखे और पाले से पत्तों को नुकसान होता है। प्रदूषित वायु द्वारा प्रदूषित पदार्थों के जल में घुलकर धरती पर आ जाते हैं, जिससे पौधे जड़ द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। ये विषाक्त पदार्थ पौधों की वृद्धि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वायु में हाइड्रोजन क्लोराइड के अधिक सांद्रण के कारण पौधों में अतिगलन तथा सड़ना गलना, पत्तियों का रंग उड़ना शुरू हो जाता है। लोहा पिघलाने, कोयला जलाने, बिजली बनाने वाले संयंत्रों से, औद्योगिक इकाइयों तथा वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषक भी पौधों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ओजोन की अल्पता, वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि होने से वनस्पतियों के प्रकार, घनत्व, स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ पौधे इस प्रकार के भी होते हैं जिन्हें प्रदूषक सूचक पौधों कहा जा सकता है। इन पौधों पर प्रदूषण के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिनसे प्रदूषण का पता चलता है। इस प्रकार के पौधों में डहेलिया, चीड़, बरगद, साल्विया, जीनिया और ग्लेडस आदि हैं, जो प्रदूषण की मात्रा को इंगित करते हैं। ये इन पर इसका प्रभाव पड़ते ही इनका सूखना या इंडिकेटर करते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो वायु प्रदूषण है, जो पौधों की ग्रोथ, उनकी वृद्धि पर प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट आता है जीव जंतुओं पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव मानव वनस्पति नहीं बल्कि जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। जीवों के द्वारा श्वसन क्रिया में वायु के साथ प्रदूषक इनके शरीर में पहुंच जाते हैं, जो विभिन्न रूपों में इन्हें हानि पहुंचाते हैं। पशुओं द्वारा खाए जाने वाले चारे पर क्लोराइड युक्त किरणें से खाने के साथ उनके शरीर में पहुंच जाते हैं, जो हड्डियों तथा दांतों में क्लोरोसिस कर देते हैं। मधुमक्खी, शलभ, कटिभक्षी, स्तनपोषी आदि विशेष प्रकार के जीव औद्योगिक विषैले वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। तो इस प्रकार से छोटे जीवों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है पदार्थों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन मटेरियल्स। वायु प्रदूषकों में स्थित अद्वितीय स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक जैसे संगमरमर की मूर्तियां या अन्य धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य के स्तरों के रंग को बदरंग किया जा रहा है। दुनिया के 7 अजूबों में आगरा स्थित ताजमहल
की इमारत इस संगमरमर का सफ़ेद रंग का बदरंग होना इसका ज्वलंत उदाहरण है। 1972 में आगरा के पास मथुरा में लगे तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले धुएं में मिश्रित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ताजमहल पर गिरने से इनके संगमरमर का क्षरण हो रहा है। वायु प्रदूषकों द्वारा भवनों पर किए हुए रंगों एवं वाहनों के रंगों को उड़ाने में प्रतिवर्ष अरबों रुपए का नुकसान होता है। तो जो साफ जो वायु नहीं होती उसका प्रभाव भवनों पर और आपके चाहे परिवहन के साधन आपके कार वगैरह सब पर इसका प्रभाव, जल्दी से इनका कलर ख़राब हो जाता है, पत्थर का चिकनाई ख़त्म हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है दृश्यता पर प्रभाव। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में दृश्यता प्रभावित होती है। कार्बन के कण, धूल, धुआं, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि वायु प्रदूषकों की मात्रा अधिक होने पर ये वातावरण में प्रकाश को कम करके दृश्यता को घटा देते हैं, विजिबिलिटी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। सर्दियों में वायुमंडलीय व्युत्क्रमण के कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं ऊपर उठने के बजाय नीचे रह जाता है। अतः महानगरों के में प्राय धूम कोहरा या अधिक वायु प्रदूषण के कारण कोलकाता में स्मोक सिटी इसको कहा जाता है। तो जहाँ पर ज़्यादा वाहन चलते हैं, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, वहाँ पर क्या एक तरह से इसकी परत छा जाती है, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाती और इसलिए वो दिन भर कोहरा छाया रहता है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल एवं जलवायु पर प्रभाव। वायु प्रदूषकों का वायुमंडल एवं जलवायु के घटकों बादल, ताप, वर्षा, ओजोन परत आदि पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मौसम, हरितगृह प्रभाव, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत विघटन तथा एशिया ब्राउन हेज प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण विश्व जलवायु दशाओं में परिवहन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि हरित गृह प्रभाव पैदा करने वाली गैसों से वृद्धि के कारण भूमंडल का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इससे हिमखंडों के पिघलने की दर में वृद्धि होगी तथा समुद्री जल स्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्रों में जलमग्न हो जाएंगे। तो जो तापमान बढ़ रहा है प्रदूषण के कारण, तो उसका प्रभाव हिमखंडों पर पड़ रहा है और वाटर लेवल, जो समुद्रों का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हमारी वायुमंडल भी के प्रदूषकों के द्वारा जलवायु पर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है मौसम पर प्रभाव। वायु प्रदूषण के स्थानीय मौसम सर्वाधिक प्रभावित होता है, जिसके कारण बादल, तापमान, वर्षा प्रभावित होती है। औद्योगिक नगरों में अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण तापमान, आर्द्रता, बादलों की स्थिति, विकिरण, वायु की गति, वर्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सघन महासागरीय नगरीय क्षेत्रों तथा सघन आवासीय क्षेत्रों का तापमान वहाँ के वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न क्षेत्रों की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। इससे मौसम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। वायु प्रदूषण का ये विनाशकारी प्रभाव है। कल कारखानों, तेल के शोधनों से निकला सल्फर डाइऑक्साइड हवा में घुल जाता है और रासायनिक अभिक्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल वायु में बदल जाता है। तब ये पानी की बूंदों में घुलकर मिलकर वर्षा के साथ धरातल पर पहुंच जाता है, जो अम्लीय प्रभाव डालकर जैविक एवं अजैविक तत्वों का क्षरण करता है। ये प्रक्रिया अम्ल वर्षा के नाम से जानती है। जो उसमें जो प्रदूषक हैं जो वर्षा के साथ वापस धरातल पर लौटते हैं और वो अपने पीछे असर बताना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि होने से ये सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। इससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस पैदा करने वाली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड व ओजोन है। जून 1988 में टोरंटो में हुए सम्मेलन में ग्रीन हाउस प्रभाव तथा उससे संबंधित खतरों के बारे में वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की थी। इस प्रकार के प्रदूषण से तापमान वृद्धि होती है तथा अनेक स्थानों पर सूखा एवं अकाल की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट है ओजोन परत पर प्रभाव। वायुमंडल में स्थित ओजोन परत का कवच मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर जीवन की रक्षा करता है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा बहुत कम होती है। समताप मंडल से 15 किमी से 60 किलोमीटर तक इसकी स्थिति है, परंतु ये 20 से 25 किमी तक इस क्षेत्र में सबसे घनी होती है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनी ओजोन गैस को हम ओजोन गैस कहते हैं।
यह हल्के नीले रंग की होती है तथा इसकी गंध तीखी होती है। ओजोन गैस स्थिर न होकर अस्थिर गैस होती है, क्योंकि यह एक तरफ इसका निर्माण होता रहता है और दूसरी तरफ इसका विघटन होता रहता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले प्रदूषक तत्व जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग फ्रिज में किया जाता है, ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं। विगत 4-5 दशकों में ओजोन परत के क्षरण तथा विनाश को लेकर दुनिया के वैज्ञानिकों की काफ़ी चिंतित हैं। 1985 में वैज्ञानिकों ने बताया कि एंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र बढ़ता जा रहा है, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें भूमंडल पर आकर शरीर, त्वचा, कैंसर, आँखों में मोतियाबिंद उत्पन्न कर अंधतापन बढ़ाती है। ये इससे जल जीव एवं फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। 10 सितंबर 2008 को धरती से 300 फीट नीचे द लार्ज हेडाइन कोलाइडर LHC नामक 17 मील लंबी मशीन में जरिए बिग बैंग को या ब्रह्मांड को पैदा होने की स्थिति को फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा के पास परीक्षण किया गया, जिसका प्राथमिक प्रयोग सफल हो गया। परंतु कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे करोड़ों सूक्ष्म ब्लैक होल पैदा होंगे, जिससे ओजोन परत प्रभावित होगी। स्पष्ट है, वायुमंडल में धीमे धीमे घुलता हुआ जहर है, जो न केवल मनुष्य अपितु समस्त जीव जगत को प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव अभी सीमित हो सकता है, किंतु इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए तो ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगी कि वहाँ विनाश ही विनाश होगा, उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। हमने इस साल में जो लेटेस्ट वो चीज़ देखी कि जैसे हमने लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में सभी प्रकार का जो प्रदूषण, सारे उद्योग कारखाने बंद हो गए, यातायात के साधन बंद हो गए, तो उसका प्रभाव ये हो कि सारा कई हज़ारों किलोमीटर दूर से आपका हिमालय नज़र आने लग गया। AQI है जो उसका वो चेंज हो गया, आपके हवा की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत सभी शहरों में सुधार हुआ, महानगरों में। तो ये एक सुझाव हो सकता है कि साल में कुछ समय के लिए, कुछ सप्ताह के लिए लॉकडाउन करके इस चीज़ पर नियंत्रण, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अब आता है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण के संबंध में विवरण से ज्ञात होता है कि वर्तमान में वायु प्रदूषण आर्थिक विकास, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक वृद्धि तथा नगरीकरण की देन है। किसी भी देश के विकास के लिए इनका होना जरूरी है, ये तभी विकसित होकर आगे बढ़ सकते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण का होना स्वाभाविक है। वायु प्रदूषकों के व्यापक दुष्प्रभावों को देखते हुए इन पर नियंत्रण के लिए उपाय करना आवश्यक है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना आज की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। विश्व के अनेक मंचों से इसको नियंत्रित करने की बातें उठाई जा रही हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम 2 प्रकार से प्रयत्न कर सकते हैं। एक, हो चुके वायु प्रदूषण को कम करके, और दूसरा वायु प्रदूषण पर रोक लगाकर। वायु प्रदूषण के मुख्यतः उद्योग धंधे, यातायात में काम आने वाले वाहन, इसके अलावा प्राकृतिक और मानवीय कारक भी हैं। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण। आज औद्योगिक प्रदूषण एवं पर्यावरण असंतुलन का एक विकट एवं व्यापक समस्या है। औद्योगिक प्रदूषण को मुख्यतः जल, धुआं, धूल, शोर के रूप में विद्यमान कुल प्रदूषण का लगभग 60% महसूस किया जाता है। औद्योगिक विकास ने न केवल चुनौती को भयानक बना दिया है, वरन इससे मानव जाति के अस्तित्व की समस्या भी पैदा होती जा रही है। अतः औद्योगिकरण से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्न प्रकार उपाय किए जाने चाहिए। उद्योगों की स्थापना वायु प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखकर घने बसे हुए भागों एवं नगरों से दूर की जानी चाहिए। जिस तरह से वर्ष भर अधिकतर दिनों में वायु का प्रभाव हो, उस तरह उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आबादी के मध्य स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अन्यत्र स्थापित करना चाहिए। तो वायु की जो डायरेक्शन है उसके रीडिंग की जाए, और इसके बाद में वो जो शहर हैं उसकी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में हमें इंडस्ट्रियल एरिया बसाना है। नंबर 2, औद्योगिक स्थापना से पूर्व प्रदूषणकारी क्रिया विधियों का पर्यावरण पर उसके प्रभाव का आकलन करना तथा उन सभी तकनीकी की और गैर तकनीकी विधियों की जानकारी लेना जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसके पश्चात निर्धारित मानदंडों के अनुसार उद्योगों को चालू करने की अनुमति दी जाए। हमें उसकी स्टडी करनी होगी और उसकी सुरक्षा के उपाय उस पर अपनाने होंगे। नंबर 3, उद्योगों का उत्पादन क्या है, उससे कौन सा प्रदूषण कितनी मात्रा में होता है, इसके परिवहन, कच्चा माल, तैयार माल की प्रक्रिया, कहाँ पर कौन सा प्रदूषक तत्व निकलेगा, इस आधार पर उद्योगों का स्थान नियत करना आवश्यक है। ये क्षेत्रीय पर्यावरण से समुचित संतुलन स्थापित कर प्रदूषकों को जनसंख्या से बसे क्षेत्रों से दूर रख सकेगी। यदि किसी उद्योग का कच्चा माल ही प्रदूषण कारक है तो कच्चे माल का विकल्प प्रयोग
विकल्प प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके विकल्प नहीं होने पर उससे संबंधित उद्योग को खुले और दूरवर्ती स्थानों पर लगाना चाहिए, जिससे प्रदूषण फैलता है। और तो उसको उसका सब्सिडरी कोई दूसरा पदार्थ खोजना चाहिए, और यदि नहीं है तो उसको फिर इंडस्ट्री को दूर रखना चाहिए। उद्योगों की चिमनियों की ऊंचाई निर्धारित मापदंड के अनुसार होनी चाहिए। विशेषज्ञों की राय में यह ऊंचाई आबादी क्षेत्रों से निर्मित औद्योगिक इमारतों से कई 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए, जिससे प्रदूषण को अधिक ऊंचाई पर छोड़ा जा सके। इससे निकलने वाली गैसों धुआं की गति 20 मीटर प्रति सेकंड से अधिक नहीं हो। अधिक ऊंचाई पर जाकर हानिकारक गैसें वायुमंडल में विरल हो जाती हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है, जिससे चिमनियों से निकलने वाली विषैली गैस, धुआं, अन्य पदार्थों का सीधा असर श्रमिकों या आसपास रहने वालों पर नहीं पड़ता। तो चिमनियों के हाइट से इसको अधिक ऊंचाई पर धुएं को छोड़ना चाहिए। चिमनियों से निकलने वाले गैसीय और कणीय पदार्थों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यंत्रीय उपयोगों का लाए जा सकते हैं। बैग फिल्टर नामक उपकरण के माध्यम से उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले कणीय पदार्थों को फिल्टर करके अलग किया जा सकता है। इस कार्य के लिए कई प्रकार के फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों से निस्सृत धुएं तथा कादिक के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को बैग फिल्टर कहते हैं। कारखानों की चिमनियों के साथ इसे लगा दिया जाए, कणीय पदार्थों से युक्त धुआं फिल्टर के सिलेंडर में होकर गुजरता है, तो ये गैस बेलनाकार बैग से होकर बाहर निकलेगी और कणीय पदार्थ नीचे जम जाते हैं। नेक्स्ट, 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणीय पदार्थों को फिल्टर करने तथा अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा वेट स्क्रबर नामक उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, 1 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कणीय पदार्थों को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, हाई एनर्जी स्क्रबर तथा फैब्रिक फिल्टर नामक उपकरणों की सहायता से धुएं से अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ उपकरण लगाकर इसको नियंत्रित किया जा सकता है। उद्योगों पर बराबर निगरानी रखी जाए तथा वायुमंडल में त्याज्य पदार्थों को पहले उपचारित किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए प्रौद्योगिकी की सहायता ली जानी चाहिए जो न्यूनतम प्रदूषणकारी हो। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्रों में वायुमंडल की नियमित जांच करके प्रदूषण को निर्धारित मानदंडों तक सीमित रखने के लिए उपाय किए जाएं। प्रदूषण नियंत्रण नियमों के प्रावधानों के तहत उद्योगपति प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की व्यवस्था कर रहे, लेकिन अधिक व्यवहार के कारण उसका नियमित उपयोग नहीं करते हैं। उद्योगों काम करने वाले श्रमिकों को प्रदूषण से तत्काल बचाव और दीर्घ अवधि सुरक्षा की शिक्षा देनी चाहिए तथा उन्हें यह भी बताना होगा कि अप्रत्याशित विषम परिस्थितियों में ही वो क्या करें। यदि भोपाल गैस कांड में मृतक श्रमिकों को उसका ज्ञान होता तो वो अपना बचाव कुछ सीमा तक कर सकते थे। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए दहन प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 5500 सेंटीग्रेड तापमान पर कोयले को जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड का कम मात्रा में उत्सर्जन होता है, जबकि 16500 सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान पर कोयले के दहन से अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। औद्योगिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए उद्योगों सुरक्षा प्रबंधों की नियमित जांच की जानी चाहिए। तो ये था उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित करना आवश्यक है, कौन से यंत्र काम में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। स्वचालित वाहन विशेषकर रेल, मोटर कार, बस, ट्रक, टेम्पो, स्कूटर आदि से उत्सर्जित प्रदूषकों को कम करने के लिए निम्न उपाय अपना सकते हैं। वाहनों में पुराना इंजन होने से वायु प्रदूषण अधिक होता है, इससे पुराने वाहनों पर रोक लगानी चाहिए। इस स्तर पर सरकार कदम भी उठा रही है, पुराने उसको पाबंद कर दिया है। नेक्स्ट है वाहनों से उत्पन्न धुएं पर छलनी या पश्च ज्वलक एफ्टर बर्नर लगाने चाहिए। उसके जो साइलेंसर है उसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। नंबर 3, कम हानिकारक वाहन उत्पादों की खोज की जानी चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा चालित मोटर कार। सौर ऊर्जा से संचालित वाहनों में वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है, तो इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। बैटरी चालित जो वाहन बाज़ार में आ रहे हैं और खोज की जा रही है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। स्वचालित वाहनों से ठोस एवं तरल तरणकीय पदार्थों में प्रदूषक गैसों के उत्सर्जन कम करने के लिए समुचित यंत्रीय विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वाहनों के प्रदूषण के बारे में राज्य सरकारों के संबंधित विभागों द्वारा वाहनों की नियमित जाँच होनी चाहिए। व्यस्तम सड़कों के किनारे ऐसे वृक्ष लगाए जाएँ जो परिवहन से हुए प्रदूषण को अधिक मात्रा में अवशोषित कर ऑक्सीजन को निःसृत करें। तो पेड़ पौधे अधिक लगाने चाहिए जो रोड के किनारे।
नेक्स्ट है वाहनों में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम कर किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, विद्युत, सौर ऊर्जा, मीथेन का उपयोग बढ़ाना चाहिए तथा उनका उपयोग करने वाले को अनुदान प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दिल्ली में सीएनजी आधारित वाहनों के प्रयोग से वायु प्रदूषण में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। रेलों में कोयले की जगह विद्युत चालित इंजनों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है वाहनों के उपयोग होने वाले डीजल में संयोजी पदार्थ मिलाकर पेट्रोल से सीसा और सल्फर निकालकर प्रदूषण कम किया जा सकता है, क्योंकि वाहनिक पदार्थों से सबसे ज़्यादा खतरनाक सीसा होता है। नेक्स्ट, नगर नियोजकों को मार्गों का डिजाइन इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि नगर में यातायात अवरुद्ध होने की समस्या नहीं आए। एक ही दिशा में यातायात प्रवाह व्यवस्था लागू करके यातायात अवरोध को कम किया जा सकता है, वन वे करके, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आए कि जाम लग जाते हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ी से वायु प्रदूषण होता रहता है। अन्य प्राकृतिक मानवीय कारकों से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय। वायुमंडल में सकल प्रदूषण भार को घटाने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाने चाहिए। मानव समाज को असाध्य शक्ति पहुंचाने वाले घातक तथा आपदापन वायु प्रदूषण को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वायु में परंपरागत ईंधन लकड़ी, कोयला, गोबर और मिट्टी तेल के स्थान पर सौर ऊर्जा, बायोगैस, एलपीजी, कुकिंग गैस, कुकिंग रेंज आदि का प्रयोग करके मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रमों को नियंत्रित करना आवश्यक है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वनों को काटना रोककर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके लिए भूमि पर 33% भाग पर वनों को होना आवश्यक है, क्योंकि वायुमंडल में उत्सर्जित गैसें जब वृक्षों के संपर्क में आती हैं तो उनकी पत्तियों में मौजूद असंख्य छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती हैं तथा पत्तियों में विद्यमान नमी द्वारा अवशोषित होकर रासायनिक क्रियाओं द्वारा यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं। पेड़ों की अवशोषण शक्ति उनकी प्रजाति, संरचना, आयु, स्थानीय मौसम, प्रकाश आदि पर निर्भर करती है। सदैव हरे भरे रहने वाले पेड़ प्रदूषण को अवशोषित करने की सबसे ज़्यादा क्षमता रखते हैं। वायु प्रदूषकों को ऊपरी वायुमंडल में विसर्जित विकीर्ण करने से ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि धरातलीय सतह पर इन प्रदूषकों का सांद्रण या इसकी डेंसिटी कम हो जाए। तो चिमनियों की ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट है घातक प्राण प्रदूषण करने वाली सामग्रियों को उत्पादन उपभोग पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। जैसे ओजोन कम करने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, फियान 11 एवं 12 के उत्पादन एवं उपभोग पर भारी कटौती करनी होगी। नेक्स्ट है समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, सरकारी संस्थान, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, राजनीतिकों, उद्योगपतियों को वायु प्रदूषण के सामान्य शरीरों पर पड़ने वाले घातक प्रभाव, उनके परिणामों के प्रति जागृति करनी चाहिए। वायु नियंत्रण कार्यक्रमों उसमें सहयोग देना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे इसको कंपलसरी पेपर के रूप में भी यूनिवर्सिटियाँ सबको अध्ययन कराती हैं उसके बारे में, ताकि पर्यावरण के बारे में जागरूकता हो, उसको कम से कम प्रदूषित किया जाए, किस प्रकार उसकी सेफ्टी की जाए। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के खतरों से बचने और उसको कम करने के लिए पर्यावरण शिक्षा, जन जागृति आवश्यक है। इस दिशा में पश्चिम देशों में नागरिक पर्यावरण प्रदूषण के प्रति विशेष जागरूक हैं। उदाहरण के लिए एम्स्टर्डम नगर के नागरिक मोटर गाड़ियों को छोड़कर साइकिल चलाना पसंद करते हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक विषय वस्तु एवं क्रियाओं का समावेश किया जाना चाहिए। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, संगोष्ठी, परिचर्चा, शोध आदि का प्रकाशन जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में सरकारें कार्यरत हैं और सिलेबसों में भी इसको पढ़ाया जा रहा है, संगोष्ठी भी हो रही हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के स्तरों की जांच के लिए व्यापक सर्वेक्षण अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रदूषण की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। इस तरह से प्राप्त सूचना के आधार पर वायु प्रदूषण की भावी स्तर से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को पूर्ण घोषणा की जानी चाहिए। आगे है वायु प्रदूषण के नियंत्रण में वर्तमान तरीकों से सुधार किया जाना चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई प्रभावी तरीकों की खोज के लिए कारगर प्रयास शोध होना चाहिए। नेक्स्ट, वायु रूपांतर द्वारा प्रदूषकों का नियंत्रण किया जा सकता है। अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा हानिकारक रसायनों की प्रकृति को बदला जा सकता है। इस दिशा में पर्याप्त शोध के साथ सस्ते साधन खोजना आवश्यक है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी काफ़ी उपयोगी हो सकती है। नेक्स्ट, रसोई घरों में दम घोटू वातावरण से मुक्ति के लिए स्वतंत्र वायु प्रवाह हेतु पर्याप्त मात्रा में खिड़की और रोशनदान एवं चिमनियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट, बस्तियों में कूड़ा करकट, सड़ी गली वस्तुओं, मृत जानवरों आदि को इधर उधर न डालकर बस्तियों से बाहर नियत स्थान पर डाला जाए। गंदे नालों की नियमित सफाई व्यवस्था की जाए।
आबादी क्षेत्रों में घातक एवं ज्वलनशील रसायनों के भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। विद्युत गृहों में उत्तम किस्म के कम प्रदूषक छोड़ने वाले कोयले का प्रयोग किया जाना चाहिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाना चाहिए। परमाणु घरों में रेडियोधर्मी विकिरण के रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रबंध होने चाहिए। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगनी चाहिए। वनों में लगने वाली आग पर तुरंत नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। वायु की दुर्गंधता को कम करने के लिए सुगंध देने वाले पेड़ों पौधे लगाने चाहिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू किए जाना चाहिए। और लेटेस्ट उसमें हम कह सकते हैं कि समय समय पर लॉकडाउन या कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाकर या एड फार्मूला लागू कर हम इसको नियंत्रण करने के उपाय किए जा सकते हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने वायु प्रदूषण के कारक और इसके नियंत्रण के उपायों का विस्तृत अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।